ओके, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। ठीक है कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के फीचर्स क्या हैं, या तो हम इसको फीचर्स के नाम से रिकॉग्नाइज करेंगे या हम इसको देखेंगे एज अ थ्री मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स इन इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के अंदर जो डेवलपमेंट आई है, जो चेंज आया है, जो पॉजिटिवली तब्दीली आई है कि वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो गया है, वो कैसे शो होता है, वो किस तरीके से आपको पता चल सकता है। सो नंबर वन, या हम इसको फीचर्स कहेंगे, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के फीचर्स देंगे, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, जिसमें नंबर वन इज़ द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड फाइनेंस। ठीक है, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना हुआ है, ये सिचुएशन डेवलप हुई है ड्यू टू दैट प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। या द पावर ऑफ ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस, या यू कैन से द इमर्जेंस ऑफ ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस। कि ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस कैसे इमर्ज हुई हैं, ट्रांसलेशन कॉपरेशंस हैं क्या, ठीक है, ये इमर्ज कैसे हुई है। इन्हेंस रोल ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, और जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं इंटरनेशनली जो बनी हुई हैं, बिल्टअप हुई हुई हैं, जैसे हम IMF का नाम सुनते हैं, हम वर्ल्ड बैंक का नाम सुनते हैं, तो इनका रोल क्या है, कैसे है, और ये इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के अंदर इनका अपना पार्ट कैसे प्ले कर रही हैं। सो नंबर वन इज़ अबाउट द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड फाइनेंस। कि जो ट्रेड और फाइनेंस है वो क्या हो गई है, वो इंटरनेशनलाइज्ड हो गई है। इंटरनेशनलाइजेशन का क्या मतलब है, ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल एक्सचेंज एंड इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, कि जो इंटरनेशनल एक्सचेंज है, इंटरनेशनल एक्सचेंज और इंटरडिपेंडेंस, पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनली जो एक्सचेंज है इंटरनेशनली वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब आपस में पहले अगर ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन अगर इतनी डेवलप नहीं थी, पहले तो जो कंट्रीज़ थी या टेक्नोलॉजीज़ डेवलप नहीं थी, तो कंट्रीज़ क्या करती थी, कंट्रीज़ सिर्फ एक मुल्क से मतलब पड़ोसी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ चीज़ों को एक्सचेंज करते थे, उनको देते थे, सेल एंड परचेज होती थी। लेकिन अब क्या हुआ है, जिसे या हम इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट की बात करते हैं, लेकिन अब क्या हुआ है, ड्यू टू दैट प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, जो एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, मटेरियल है, ह्यूमन बींग्स हैं, सर्विसेज हैं, वो इनकी जो मूवमेंट है वो अक्रॉस द बॉर्डर्स हो गई है, अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स हो गई है। पूरी दुनिया के अंदर वो आपस में मिलके क्या कर रही हैं, चीज़ों का उनका एक्सचेंज हो रहा है, एंड दे आर इंटरडिपेंडेंट। ठीक है, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं, इन्हिसार कर रहे हैं। ठीक है, अगर एक चीज़ पहले, अगर हम एक कार की बात करते हैं, तो एक कार अगर जर्मनी में बनती है तो उस कार के डिफरेंट पार्ट्स, मतलब उसके गियर, उसका इंजन, उसके सीट्स फॉर एग्जांपल, वो मुख्तलिफ मुल्कों से आती है। तो इस वजह से ये क्या शो कर रही है कि जो इंटरनेशनली कंट्रीज़ के दरमियान में, कंपनीज़ के दरमियान में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस इंक्रीज हो गई है, ग्रोथ हो गई है। तो दैट शोज द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड फाइनेंस। कि ट्रेड और फाइनेंस जो है वो इंटरनेशनलाइज हो गई है, वो अब किसी एक मुल्क, किसी एक रीजन, किसी एक सेक्टर के साथ फिक्स नहीं है, बल्कि वो इंटरनेशनली बहुत सारे मुल्कों के साथ वो मिलके कर रही हैं या जुड़ी हुई है। जैसे कहते हैं कि कुछ लोग इस इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को लिंक करते हैं फ्री ट्रेड के साथ। ठीक है, कहीं कहीं फ्री मतलब आज़ाद है, लिबरलाइजेशन की हम बात करते हैं कि जो मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, वो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली जा सकती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली उनके दरमियान में ट्रेड हो रही है, कोई द रिस्ट्रिक्शन ऑफ बाउंड्रीज आर नॉट ओवर देयर। इस वजह से क्या कहते हैं कि इस कुछ बहुत ज़्यादा लोग इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को लिंक करते हैं, एसोसिएट करते हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री ट्रेड। इसमें इसने एग्जांपल दी हुई है कि जो दुनिया के अंदर जो तिजारत हो रही थी, ओवरऑल जो दुनिया के अंदर तिजारत हो रही थी, वो अगर उसका एक रेट लगाया था, ठीक है, कि अगर तिजारत इतने % हुई थी, इतनी हमें प्रॉफिट हुआ था, तो 1947 में उसकी अमाउंट कितनी थी, $57 बिलियन थी। ठीक है, लेकिन क्या हुई, बिकॉज ऑफ दैट इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड फाइनेंस, इस सिचुएशन की वजह से, इस प्रोसेस की वजह से क्या हुआ कि जो जितनी 1947 में $57 बिलियन की जो ट्रेड हुई थी, वो कितनी ज़्यादा बढ़ गई, 2005 में वो
12.6 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई। ठीक है, ये ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई। दैट शोज़ कि बहुत बड़े लेवल पे, इसलिए इन्होंने इसको एक्सप्लोड करा है। ठीक है, फैल जाना, फॉरन जैसे हम कहते हैं ना, फट जाता है, फैल जाता है, बहुत जगहों पे पहुंच जाता है। तो ये इतनी ज़्यादा फैली, वर्ल्ड ट्रेड के 57 मिलियन डॉलर्स कमाए थे 1947 में पूरी दुनिया ने। तो वो कितने ट्रेड कहाँ तक पहुंचा? 12.6 ट्रिलियन 2005 में। तो दैट इज़ एन एक आपको एक एग्जांपल करके रिलेट करके बता रही हैं कि जो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड फाइनेंस की वजह से कैसे इन ट्रेड ने बेनिफिट किया, कितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, कितनी ज़्यादा वैल्यू जो है वो गेन हुई। वेल्दी नॉर्दर्न कंट्रीज क्या कहते हैं कि दे हैव इंक्रीज्ड देयर एफर्ट्स। Wealthy northern countries have increased their efforts to establish a single global market. ओके, सो व्हाट इज़ दैट कि जो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड फाइनेंस की क्या बात करें कि इंटरडिपेंडेंस ऑन एक्सचेंज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसको लिंक करते हैं फ्री ट्रेड के साथ, और इसमें इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि 57 बिलियन थी 1947 में, और अब वो कितनी परसेंट हो गई? वो 12.6 ट्रिलियन हो गई 2005 में। फिर आगे ये कह रहे हैं कि जो वेल्दी नॉर्दर्न कंट्रीज़ हैं, ठीक है, नॉर्दर्न रीजन्स में पूरी दुनिया, उस दुनिया में जो वेल्दी कंट्रीज़ हैं, जो पावरफुल हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ सोशल कल्चर डेवलपमेंट, ठीक है, उन्होंने क्या किया है? दे हैव इंक्रीज्ड देयर एफर्ट्स, उन्होंने अपनी कोशिशों को बढ़ाया है। किस लिए? कि वो एक सिंगल ग्लोबल मार्केट बनाए। ठीक है, एक जैसे हम कहते हैं कि वैसे इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन जहाँ पे इतनी ज़्यादा इन्हेंस नहीं थी, तो पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट्स आपस में लिंक करके चीज़ों को की इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है, उनकी प्राइसेस सेट करते थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ लगाते थे। लेकिन अब चूंकि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हो गई है, बहुत सारे मुल्क आपस में एक दूसरे के साथ लिंक हैं, ट्रेड हो रही है, फ्री ट्रेड विच इज़ फ्री ट्रेड। तो इसके अंदर किसका रोल है? जो वेल्दी कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो मॉडर्नाइज कंट्रीज़ हैं, व्हाट दे हैव डिड इज़ दैट उन्होंने कोशिश की है, दे हैव ट्राइड देयर एफर्ट्स कि वो ऐसी सिंगल ग्लोबल मार्केट बना लें। ठीक है, एक ग्लोबली एक मार्केट बना लें, उसी मार्केट के अंदर कंपनीज भी आके चीज़ें अपनी बेचेंगी, ट्रेड करेंगी, उसको प्रोड्यूस करेंगी, और उसी मार्केट के अंदर जो मुख्तलिफ मुल्क हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स को लेके आएंगे। सो वेल्दी नॉर्दर्न कंट्रीज़ ने क्या किया? दे हैव इंक्रीज्ड देयर एफर्ट्स, उन्होंने अपनी एफर्ट्स को बढ़ाया है। किसके लिए? ताकि वो सिंगल ग्लोबल मार्केट को इस्टेब्लिश करें। और व्हाट इज़ देयर वे? उन्होंने ये कैसे किया? तरीका क्या था कि उन्होंने लीगल रीजनल ट्रेड लिबरलाइजेशन एग्रीमेंट्स किए। ठीक है, ग्लोबल मार्केट के अंदर जो नॉर्दर्न वेल्दी कंट्रीज़ हैं उन्होंने ग्लोबल मार्केट बनाई है। ठीक है, और ग्लोबल मार्केट के अंदर क्या करेंगे कि जो ट्रेड लिबरलाइजेशन एग्रीमेंट्स होंगी, ट्रेड करनी है आज़ादी से, फ्री ट्रेड करनी है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, विदाउट एनी बाउंड्री, यू कैन से हर्डल्स। और वो ट्रेड किस तरह से होगी? रीजन्स के दरमियान में, रीजनल। ठीक है, फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन है, एशिया के अंदर कैसे ट्रेड कर रहा है, या एशिया के अंदर आपस में कैसे ट्रेड हो रही है, और या एशिया यूरोप के साथ, रीजनल है ना, एशिया रीजन है और यूरोप है, तो उनके दरमियान में कैसे ट्रेड हो रही है रीजन वाइज। ठीक है, रीजन वाइज ट्रेड को लिबरलाइज किया जाए, रीजन वाइज ट्रेड को फ्री किया जाए, और इंटरनेशनली भी ट्रेड को फ्री किया जाए। ठीक है, ऐसी एग्रीमेंट्स बनाई जाएं, ऐसे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाएं बिटवीन द कंट्रीज एंड कंपनीज, जिसके अंदर जो ट्रेड होगी वो आज़ाद होगी। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ ट्रेड में क्या होगा कि हमने लिबरलाइजेशन करनी है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की, फाइनेंशियली जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, हम मनी को फ्लो कर रहे हैं, फ्लो ऑफ मनी हो रहा है, स्प्रेड ऑफ मनी हो रहा है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में मनी जो है वो एक्सचेंज हो रहे हैं, जा रहे हैं। तो इसके अंदर हमने इंटरेस्ट रेट को ख़त्म कर देना है। ठीक है, जो कंट्रोल्स हैं उनको ख़त्म कर देना है। हमने ऐसे बैंक्स लाने जो गवर्नमेंट के ओन बैंक्स हैं, जो बैंक्स जिनको गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है उनको प्राइवेटाइज कर देना है। ठीक है, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं? जैसे बैंक्स आ जाते हैं, कोई ऐसे इदारे हैं जो कि फाइनेंशियल लोगों की मदद करते हैं, जहाँ पे फाइनेंशियल ये काम होता है, उनको क्या कर दिया जाए? प्राइवेटाइज कर दिया जाए। तो इसको उन्होंने इंटरनेशनलाइजेशन के साथ लिंक किए। कुछ मुल्कों ने क्या किया है, चूँकि इट इज़ टॉकिंग अबाउट द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड फाइनेंस, कि ट्रेड कैसे बढ़ गई है, कंट्रीज़ के आपस में इंटरलिंकेज बहुत बढ़ गया है, रीजनल वाइज भी और इंटरनेशनल वाइज भी।
उनके दरमियान में क्या हो रहा है कि दे हैव इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। दिस कैन बी द रिजल्ट, जो कि ये शो कर रहा है कि जो नेशनल इकोनॉमीज है दे हैव इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी एज अ रिजल्ट ऑफ फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड की वजह से आज़ाद ये जो रिस्ट्रिक्शंस के बगैर, बाउंड्रीज के बगैर, ये जो टैक्सेस लगते हैं उनके बगैर ट्रेड कर रहे हैं, तो उसकी वजह से इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ गई है। क्योंकि अब पहले वो अगर उनके पास टैक्स ज़्यादा पे करते थे वो चीज़ कम बनाते थे, अब वो टैक्स कम हो गया तो वो चीज़ें जो प्रोड्यूस करनी है, सेल करनी है, उन्हें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करनी है, तो वो चीज़ें अब ज़्यादा बन रही हैं, एक्सपोर्ट करनी है। इंक्रीज बेनिफिट्स, अब कहते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है, ये जो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड फाइनेंस है, ये जो फ्री ट्रेड हुआ है उसका क्या बेनिफिट हुआ, कुछ सोसाइटीज़ को बेनिफिट हुआ है, ठीक है। सम सोसाइटीज़ को बेनिफिट हुआ है, किस वजह से, किसके थ्रू, के स्पेशलाइज्ड हो गए हैं, कंपटीशन में आ गए हैं, और टेक्नोलॉजी क्या हो गई है, वो स्प्रेड हुई है। टेक्नोलॉजी अब एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जा रही है, इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है, स्पेशलाइजेशन आ गई है कि जिस कार को बनाने में पहले गाड़ी अगर वो जापान बनाती थी या सिर्फ अमेरिका बनाता था, तो अब उस गाड़ी को ऑस्ट्रेलिया वाले भी बना रहे हैं, जर्मनी वाले भी बना रहे हैं। किस वजह से, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी आ गई है, उनके पास स्पेशलाइजेशन आ गई है। अब जो चीज़ लेस क्लियर है, जो चीज़ हमें नहीं पता, उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, वो क्या है कि जो प्रॉफिट्स इस फ्री ट्रेड की वजह से जो प्रॉफिट हो रहा है, रिस्ट्रिक्शन के बगैर ये जो तिजारत हो रही है, उसका क्या रिजल्ट है कि जो उसके फ़ायदे हैं, फ़ायदे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कंट्रीज़ के दरमियान में क्या हुए हैं या नहीं हुए। अब अगर आप खुद सोचते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का जो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का आप ये देखते हैं कि उसके अंदर सारी कंट्रीज़ इन्वॉल्व है, ठीक है, डेवलप्ड भी, अंडर डेवलप भी, डेवलपिंग कंट्रीज़ भी। लेकिन उसका जो फ़ायदा है, ये जो फ्री ट्रेड का जो बेनिफिट्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए। इस वजह से जो इससे रिलेटेड बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं इस चीज़ को एक्सेस करने के लिए, इस चीज़ को चेक करने के लिए, देखने के लिए कि क्या जो फ्री ट्रेड से रिलेटेड जो प्रॉफिट्स हैं वो इक्वली कंट्रीज़ के दरमियान में, एक तो कंट्रीज़ के दरमियान में और कंट्रीज़ के अंदर फेयरली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं या नहीं हुए हैं। बहुत सारी स्टडीज़ इससे रिलेटेड हुई हैं और उन्होंने क्या देखा है, क्या रिजल्ट निकला है कि जो गैप बिटवीन रिच एंड पुअर कंट्रीज़ है वो रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है बहुत तेज़ी से, ठीक है। किस वजह से, क्योंकि इसकी रीज़न आप देखते हैं ना कि किस वजह से हुआ है, व्हाट इज़ द रीज़न। क्रिटिसिज्म फ्री ट्रेड, कुछ क्रिटिक्स हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो इस फ्री ट्रेड को क्या करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे फ्री ट्रेड नहीं होनी चाहिए, और जो इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं वो कौन से लोग हैं, वो लेबर यूनियन वाले लोग हैं, ठीक है, जो कि लेबर से रिलेटेड उन्होंने यूनियंस बनाई हैं, लेबर राइट्स के ऊपर काम करते हैं, और इन्वायरमेंटल ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो कि इन्वायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी के लिए, इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए वो ग्रुप्स बनाए गए हैं। अब ये लोग कहते क्या हैं, हाउ, व्हाट इज़ देयर पॉइंट ऑफ व्यू, क्या क्लेम है इनका कि किस वजह से गैप बढ़ गया है। गैप कहते हैं, ये फ्री ट्रेड कहते हैं नहीं होनी चाहिए। वो क्या कहते हैं, किस वजह से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से, अब फ्री ट्रेड की वजह से जाहिर सी बात है कोई सोशल कंट्रोल का मैकेनिज्म नहीं रहा जो चेक एंड बैलेंस करेगा। तो कोई सोशल कंट्रोल का मैकेनिज्म ना होने की वजह से क्या हुआ है कि जो ग्लोबल लेबर स्टैंडर्ड्स थे, लेबर ने काम कैसे करना है, कितना करना है, कितने घंटे करना है, किस कंडीशन में करेगा, उसको पे कितनी दी जाएगी, तो ये ग्लोबली जो लेबर स्टैंडर्ड्स हैं ये बहुत गिर गए हैं, ठीक है। इनको इतना ज़्यादा अहमियत नहीं दी जा रही, उनको इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही, उनको इस तरह से इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। एक तो ये है कि लेबर जो स्टैंडर्ड्स हैं वो लो हो गए हैं, जो इकोलॉजी है, हमारा इन्वायरमेंट है, हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हो रहे हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं, डिग्रेड हो रहे हैं, राइट। एंड द ग्रोइंग इन डेप्थनेस ऑफ द ग्लोबल साउथ टू द नॉर्थ, कि जो ग्लोबल साउथ में जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं वो क्या हो रहे हैं, वो उनकी वो मकरूज़ होते जा रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके ऊपर जो कर्जा है वो बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशन से कर्जा लेते हैं और वो कर्जा अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, लेकिन क्या है कि उनका कर्जा जो है वो इतना ज़्यादा इस तरह से नहीं उतर पाता, बल्कि वो कर्जा उनका बढ़ता जा रहा है।
अब जो एश्योरेंस है वो कहते हैं क्या होना चाहिए। जो फ्री ट्रेड की बात करते हैं वो क्या कहते हैं कि हम एक तो हमने पीछे पढ़ा, वो किस चीज़ की बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जो फ्री ट्रेड है उसका नुकसान ये है कि लेबर स्टैंडर्ड्स कम हो गए हैं, इन्वायरमेंट डिग्रेड हो गया है। लेकिन जो फ्री ट्रेड के प्रोपोनेंट्स हैं, जो उसको सपोर्ट करते हैं, वो क्या कहते हैं कि अगर हमने ट्रेड बैरियर्स को ख़त्म करेंगे तो कंज्यूमर के पास चॉइस ज़्यादा आ जाएगी। आपके पास चॉइस ज़्यादा आ जाएगी कि आपने वही गाड़ी जापान से मंगवानी है, अमेरिका से मंगवानी है, ऑस्ट्रेलिया से मंगवानी है या जर्मनी से मंगवानी है। तो ये जो चॉइस है कंज्यूमर की ये बढ़ जाती है। दे हैव दिस नाउ अपॉर्चुनिटी टू सेलेक्ट अ मटीरियल विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन मल्टीपल कंट्रीज या विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मल्टीपल कंपनीज और कॉरपोरेशंस। ग्लोबल वेल्थ बढ़ रही है, ठीक है, फ्री ट्रेड की वजह से इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत अच्छे हो रहे हैं और नई टेक्नोलॉजीज पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सो यू हैव ऑब्जर्व के दो पॉइंट ऑफ व्यू है। एक वो पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि क्रिटिसाइज करते हैं फ्री ट्रेड को, और एक वो लोग हैं जो कि फ्री ट्रेड को सपोर्ट करते हैं, तो उनका वो लोग भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करते हैं। कहते हैं कि मोबिलिटी बहुत सारे फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे सेगमेंट्स के दरमियान में मोबिलिटी बढ़ गई है, रिस्ट्रिक्शंस कम हो गई हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। 1980s में न्यू फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स इमर्ज हुए, ठीक है, फाइनेंशियली स्ट्रक्चर्स बने हुए थे पूरी दुनिया के अंदर, वो नए इमर्ज हुए हैं, ठीक है। 1990s में कहते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इतनी ज़्यादा तरक्की की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट आई, और एडवांसमेंट क्या है कि सैटेलाइट सिस्टम आया, फाइबर ऑप्टिक केबल्स आई, जो कि ये केबल से करती थी कि इंफॉर्मेशन फ़ौरन ही नॉलेज इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है एट द फास्टर स्पीड, जो कि एक आम केबल से पहले जाती थी, ठीक है। और इसने क्या किया है, इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजीज को बहुत ज़्यादा फास्ट कर दिया है। सैटेलाइट सिस्टम आया, उस सैटेलाइट सिस्टम ने क्या किया, इंटरनेट को बूस्टअप किया, इंटरनेट की वजह से नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, ठीक है, और जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उसमें लिबरलाइजेशन आ गई। अब आप ये खुद ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर बाहर की किसी कंट्री में रहता है और वहाँ वो कमाता है, तो वो क्या करेगा, इजीली घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए आपके अकाउंट में, पाकिस्तान के अंदर जो आपका अकाउंट है उसमें आपको पे कर देगा, और वो पेमेंट आपको, उसकी जो ट्रांजैक्शन हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको उसी वक्त मिल जाएगी, ठीक है, कि आपके अकाउंट में फॉर एग्जांपल इस बंदे ने इस वक्त इतना अमाउंट आपको भेजा है। तो दैट शोज़ द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसके अंदर जो फाइनेंशियली जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जो लेन देन हो रही है, जितना भी फाइनेंशियली डीलिंग हो रही है बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़, कंपनीज, इंडिविजुअल्स, नेशनली और इंटरनेशनली, वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है। अब जो बहुत सारे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, इंडिविजुअली जो इन्वेस्ट कर रहे हैं बहुत सारे लोग, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टमेंट का सिस्टम है वो उसको यूज़ कर रही हैं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बल्कि वो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लेने के लिए भी। अब इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, अगर किसी कंट्री के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, वहाँ के सियासी हालात बेहतर नहीं हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, उसकी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाती है। आप खुद ये ऑब्जर्व करेंगे कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई इशू हो जाता है, पॉलिटिकल इशू है या कोई और इशू हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको फ़ौरन खबर मिलती है कि कराची में जो स्टॉक एक्सचेंज है उसकी वैल्यू इतनी गिर गई है, ठीक है, उतनी ये जो सरमायादार थे, जितने इन्वेस्टर्स थे, उनकी इतना नुकसान हो गया। तो दैट शोज़ कि पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको क्या हुआ, ठीक है। अब वो जो सिचुएशन हुई वो इंटरनेशनली सबको पता चल जाएगी, जो इन्वेस्टर्स होंगे उनके पास ये नॉलेज चली जाएगी और वो उस हिसाब से अपनी नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट को लेके जाएंगे। तो हाउ इट इज़ ओनली मेड पॉसिबल, इट इज़ ओनली मेड पॉसिबल बिकॉज ऑफ द रोल ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो दैट वॉज द फर्स्ट पॉइंट जिसमें बात कर रहे थे, द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड फाइनेंस। द नेक्स्ट वन इज़ द पावर ऑफ ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस, ठीक है, कि अब जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के अंदर ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस इमर्ज हुई हैं, जिनको TNCs भी कहते हैं या MNCs भी कहते हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, ठीक है। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस क्या हैं, वो आई हैं। अब ये कौन सी कंपनीज हैं, कंपनीज जो कि बहुत सारे मुख्तलिफ मुल्कों में ऑपरेट कर रही होती हैं, उनको कहते हैं हम ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन। जैसे आप मैकडोनल्ड्स की एग्जांपल देते हैं, मैकडोनल्ड्स पाकिस्तान
की रेस्टोरेंट नहीं है, पाकिस्तान ने नहीं बनाया, ये बाहर के, ये फॉरेन एक इज़ एन फॉरेन ब्रांड, ठीक है। और इसके कितने रेस्टोरेंट्स हैं अराउंड द वर्ल्ड? इट इज़ सॉरी ये पॉइंट आ गया, यहाँ पे कॉमा आना चाहिए था, दैट इज़ 38,695 रेस्टोरेंट्स अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर मैकडोनल्ड्स के कितने रेस्टोरेंट्स हैं? 38,695 है, ठीक है। ये एस्टीमेट अभी कुछ दिन पहले मैंने सर्च किया तो ये एस्टीमेट उन्होंने बताया है। तो ये बता रहे हैं, ठीक है, कि जो कॉरपोरेशंस हैं या कंपनीज हैं कैसे एक्सपेंड हो गई पूरी दुनिया के अंदर। पहले वो सिर्फ एक ही मुल्क में अगर वो कंपनी निकली थी तो अब वो कंपनी बहुत सारे मुल्कों में है। अब आप खुद ये ऑब्जर्व करोगे, एग्जांपल लेते हो, अगर आप ब्रांड्स से कपड़े लें या ब्रांड्स को वैसे ऑब्जर्व करें तो पाकिस्तान की बहुत सारी ब्रांड्स, क्योंकि मैंने इनको देखा हुआ है, जैसे खाड़ी है, जे डॉट है, तो आप कमर्शियल्स देखते होगे, उनकी वेबसाइट पर लिखते होगे तो वो आपसे पूछते हैं, रीजन पूछते हैं, उसमें यूके भी आ रहा होता है, दुबई भी आ रहा होता है, पाकिस्तान भी आ रहा होता है, सऊदी अरब भी आ रहा होता है। तो दैट शोज़ कि पाकिस्तान के अंदर वो जो एक पर्टिकुलर ब्रांड है, जो पाकिस्तान की ब्रांड है, पाकिस्तान का जो प्रोडक्ट है, वो सिर्फ पाकिस्तान तक के अंदर महदूद नहीं रहा, वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट नहीं कर रहा, बल्कि वो ब्रांड, वो प्रोडक्ट बहुत सारे मुल्कों में अपनी ऑपरेशन कर रहा है, बहुत सारे मुल्कों में वो क्या कर रहा है, अपनी चीज़ें बेच रहा है। और हाउ इट इज़ ओनली मेड पॉसिबल? बिकॉज ऑफ दैट इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। और ये इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन किसकी वजह से बूस्टअप हुई है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से, फ्री ट्रेड की वजह से, कंट्रीज के आपस में एक दूसरे की लिंकेज की वजह से। अब कहते हैं कि एक एग्जांपल उन्होंने दी हुई है कि बहुत सारी जो कंपनीज थी, ठीक है, वो जो कंपनीज थी 7,000 थी फॉर एग्जांपल 1970 में, जो कि बहुत सारे मुल्कों में ऑपरेट करती थी। तो 2006 में वो कितनी कंपनीज हैं? तकरीबन 78,000 कंपनीज ऐसी हैं जिनकी ब्रांचेस बहुत पूरी दुनिया में फैली हुई हैं, ठीक है। 78,000 कंपनीज है, तो ये इन्होंने एस्टीमेट बताया हुआ है। आप कहते हैं लेकिन पावर डिफरेंशियल्स भी ये दिखाते हैं। पावर डिफरेंशियल किस तरह से हैं कि कहते हैं कि जैसे 2005 में ऐसा हुआ था कि जो टॉप 100 जो ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस थी, ठीक है, टॉप 100 जो बहुत बेस्ट ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस थी, वो सिर्फ कहाँ पे मौजूद थी, ठीक है, वो कहाँ पे मौजूद थी? वो सिर्फ इन 100, ठीक है, अगर दुनिया के अंदर टॉप ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस 100 है, ठीक है, 100 ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं, तो उनमें से सिर्फ एक ही डेवलपिंग कंट्री में थी, मेक्सिको। तो ये पावर डिफरेंशियल शो कर रहा है कि जो ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन, ये जो पावरफुल ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, वो सिर्फ 2005 के अंदर उनकी जो ब्रांचेस थी वो सिर्फ डेवलप कंट्रीज़ के अंदर थी, ठीक है। उन्होंने अपनी ब्रांचेस डेवलपिंग कंट्रीज़ या अंडर डेवलप कंट्रीज़ में नहीं शुरू की हुई थी। तो 2005 के अंदर क्या कहते हैं कि जो 100 ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस थी, उनमें से सिर्फ एक किसके अंदर थी? डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर थी, जो मेक्सिको है। उसके अलावा बाकी जितनी भी कंपनीज थी वो या तो यूनाइटेड स्टेट में थी, या तो यूनाइटेड किंगडम में थी, जापान में, जर्मनी में या फ्रांस में। तो दैट शोज द पावर डिफरेंशियल्स कि जितनी भी टॉप कंपनीज थी लोगों को बेनिफिट देने वाली है, जिससे प्रॉफिट हो सकता था, या जो डेवलप थी, जिनसे जो टॉप 100 थी वो सारी की, अब टॉप 100 है ना, 100 में से 99 डेवलप कंट्रीज़ के अंदर थी और 100 में से सिर्फ एक उसने अपनी ब्रांच कहाँ खोली थी? मेक्सिको में। बाकी सब ने अपनी ब्रांचेस कहाँ खोली हुई थी? डेवलप्ड कंट्रीज़ में। तो दैट शोज़ द पावर डिफरेंशियल बिटवीन द कंट्रीज। अब ये जो कॉरपोरेशंस हैं, ये कॉरपोरेशन क्या कर रही होती हैं? ये दुनिया की इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल कर रही होती हैं, उनके टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर रही होती हैं, उनकी इंटरनेशनली मार्केट में प्रोड्यूस चीज़ें कैसे हो रही हैं उनको देख रही होती हैं, कंट्रोल कर रही होती हैं। तो ये शो कर रही है, मैं ये बता रही हैं कि ये ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस का आजकल रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्या कर अपनी पोजीशन पूरी दुनिया में मेंटेन करने के लिए, ठीक है, अपनी पोजीशन को सामने रखने के लिए, ऊपर लाने के लिए वो क्या कहते हैं? दे फ्रीक्वेंटली मर्ज विद अदर कॉरपोरेशंस, ठीक है। ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस क्या करती हैं? बाकी अगर एक ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन अमेरिका में काम कर रही है और एक न्यू ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन जापान में काम कर रही है, तो अपनी डोमिनेंसी लाने के लिए, अपनी पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए या प्रोमिनेंट करने के लिए क्या करती हैं? वो अमेरिका और फॉर एग्जाम्पल जापान दोनों आपस में कॉरपोरेशन मर्ज हो जाती हैं, दोनों इकट्ठे मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरह से वो अपनी जो मार्केट प्लेस के अंदर अपनी पोजीशन को प्रोमिनेंट करते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर की अवेलेबिलिटी
रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी, फेवरेबल प्रोडक्शन कंडीशन की अवेलेबिलिटी ने क्या किया है, मोबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। अब इजीली क्या कर रही हैं कंपनीज, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जा रही हैं, अपने मुल्कों में ब्रांचेस खोल रही हैं, वहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं। किस वजह से? क्योंकि लेबर अब चीप अवेलेबल हो गया है, रिसोर्सेज भी अब आराम से आसानी से मिल रही हैं, और जो कंडीशंस हैं चीज़, उन जो प्रोडक्शन कंडीशन है, ठीक है, उन चीज़ों को बनाने में जो तरीका है, इन्वायरमेंट है, वो फेवरेबल है। इस वजह से इनकी मोबिलिटी भी बढ़ गई है, ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन अब मूव बहुत ज़्यादा कर रही हैं, और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज़ कर गई है। रिफ्लेक्शन ऑफ चेंजिंग नेचर ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि जो ग्लोबली प्रोडक्शन है वो चेंज हो गया है। जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस था, ठीक है, जो मैन्युफैक्चर बना रहे ना किसी चीज़ को, वो डिस्पर्स हो गया, वो फैल गया। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल बताई कि अगर एक कार फाइनल प्रोड्यूस होती है जर्मनी के अंदर, ठीक है, कार की जो असेंबलिंग होती है वो वहाँ पे बनती है, तो उसका इंजन फॉर एग्जांपल अमेरिका से आएगा, उसका जो उसके गियर सिस्टम है वो यूके से आएगा, उसका जो स्ट्रक्चर है वो जर्मनी से जापान से आएगा, और वो अब ये मुख्तलिफ मुल्कों से आ रहा है ना, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या हो गया, डिस्पर्स हो गया। एक ही चीज़ एक ही जगह पे 100% उस तरह से प्रोड्यूस नहीं होती, वो अपने पार्ट्स, अपनी चीज़ें मुख्तलिफ मुल्कों से मंगवाती है, बनवाती है। किस वजह से? बिकॉज ऑफ देयर स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन, ठीक है, कि वो उस चीज़ को बनाने में माहिर हैं। अब गियर सिस्टम अगर वो अमेरिका से मंगवा रहे हैं तो वो जापान से क्यों नहीं मंगवा रहे? अगर वो इंजन जापान से मंगवा रहे हैं तो वो अमेरिका से क्यों नहीं मंगवा रहे? क्योंकि उनकी एक तो स्पेशलाइजेशन है और दूसरा उसके साथ कॉस्ट अटैच है, ठीक है। तो उन चीज़ों को देखते हुए क्या हो गई है, जो मैन्युफैक्चरिंग है वो पूरी दुनिया में इस तरह से फैल गई है। एग्जाम्पल्स क्या कर रही है कि जैसे वॉलमार्ट है, जनरल मोटर्स हैं, ये अपनी चीज़ों को प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट एंड मार्केट, ठीक है, बनाना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, कैसे किसको देना है, और उसको बेचना कैसे है, मार्केट में कैसे लेके आना है, वो ग्लोबल लेवल पे करते हैं। अब ये जो ग्लोबल लेबर मार्केट है, ठीक है, अब ग्लोबल लेबर मार्केट क्या कह रहे हैं कि डीरेगुलाइज्ड है, कोई इस तरह रेगुलेशन नहीं बनी हुई, कोई एक अथॉरिटी नहीं है इन सब, इस लेबर जो मार्केट पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है, चल रही है, कोई एक उनके ऊपर कंट्रोल इस तरह से डिवाइस सिमिलर नहीं है। इस वजह से क्या कह रही हैं कि ये लोग क्या कहते हैं कि TNCs, ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि इन्होंने अपनी प्राइसेस को मेंटेन किया है लो, ठीक है, और उस तरह से वो क्या कर रहे हैं कि जो लेबर कंडीशंस हैं, लेबर कंडीशंस जहाँ पे वो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं दूसरी फैक्ट्रीज़ के अंदर, तो उन्होंने उनकी जो लेबर कंडीशन है वो पुअर है, ठीक है, इतनी ज़्यादा अच्छी लेबर कंडीशन उन्होंने इस तरह से नहीं रखी हुई। अगर वो एक चीज़ अमेरिका से मंगवा रहे हैं, वहाँ पे बनती है, उनकी कंपनी वहाँ पे लगी हुई है, या अगर वो सूडान में ऑपरेट करें, तो हो सकता है जितनी वो पे अमेरिका के लोगों को, लेबर को देते होंगे जो वहाँ पे काम कर रही है, उतनी पे हो सकता है सूडान में जो उनका कंपनी लगी हुई है या उनकी ब्रांच है, वहाँ उतने लोगों को उस तरह से पे नहीं करेंगे, ठीक है। लेबर कंडीशंस को वो क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, चीप लेबर भी वो यूटिलाइज कर रहे हैं, सिर्फ पर्पस क्या है उनका, प्रॉफिट के लिए वो क्या कर रही हैं कि उन्होंने चीप लेबर को यूज़ किया है, और लेबर स्टैंडर्ड्स उनके इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। थर्ड हमारे पास है द इन्हेंस रोल ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की, जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनका रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे हमने इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में जनरली डिस्कशन की थी ब्रिटन वुड सिस्टम की, ठीक है, कि ब्रिटन वुड सिस्टम आया, वो कैसे आया, उसने क्या काम किया, और वो कैसे उसने पूरी दुनिया को कंट्रोल में किया हुआ है, इकोनॉमिकली किया हुआ है, पॉलिटिकली किया हुआ है, क्योंकि वो उनकी पॉलिसीज़ को डिवाइस कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो ये हम इसको देखते हैं, ठीक है। जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के अंदर बहुत जो 3 इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी डिस्कशन करते हैं, तो वो कौन सी हैं? IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, WTO। ये इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं कि ये ग्लोबल इकोनॉमी की रूल्स को बना रहे होते हैं और उनको इन्फोर्स कर रहे होते हैं, ठीक है। दीज आर लाइक
रेगुलेटरी मैकेनिज़म्स, ठीक है, लेकिन अब इन रेगुलेटरी मैकेनिज़्म बने तो हुए हैं, बट रीड दीज रेगुलेटरी मैकेनिज़्म बेनिफिट ओनली फ्यू, ठीक है, सिर्फ कुछ लोगों को फ़ायदा दे रहे हैं, 100% इक्वली वो बेनिफिट तमाम कंट्रीज़ या कंपनीज़ को इस तरह से फ़ायदा नहीं देते। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस इनके पास किस तरह की पोजीशन किसको एंजॉय कर रहे हैं, किस चीज़ को देख रहे हैं कि इनके पास पोजीशन ऑफ मेकिंग एंड इन्फोर्सिंग द रूल्स हैं। आईएमएफ और जो वर्ल्ड बैंक है वो किस वजह से इमर्ज हुआ था, ब्रिटन वुड सिस्टम हुआ था। अच्छा, अब ये जो आईएमएफ है, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, या जो वर्ल्ड बैंक है, ये जो लोगों को लोन्स देते हैं, ठीक है, हेल्प आउट कर रहे हैं, लोन्स दे रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को। अब आप ये खुद देखते हैं कि पाकिस्तान को भी आईएमएफ लोन देता है, लेकिन वो ऐसे ही नहीं दे देता, दे इम्प्लीमेंट सम रूल्स एंड रेगुलेशंस वो अपने बताते हैं, ठीक है, कि हमारे इन रूल्स को फॉलो करें, हमारे इन पॉलिसीज़ को फॉलो करें, तब हम जाके आपको लोन देंगे। तो इसको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं जो अपनी डिमांड्स बताते हैं नेशंस को, डेवलपिंग नेशंस को, कि हमारे इन डिमांड्स को फुलफिल करें तब जाके हम आपको लोन देंगे। तो इन डिमांड्स को ये लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स के नाम से ये कहते हैं, ठीक है। और ये सबसे पहले कब लगाया था, ये जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ था 1990s में, ठीक है, और ये प्रोग्राम किस पे इम्प्लीमेंट किया था, डेवलपिंग कंट्रीज़ में, ठीक है, और इसको ज़्यादातर कभी कभी कहते हैं वाशिंगटन सेंसस भी इसको कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम था, ये किसने बनाया था, जॉन विलियमसन ने, ठीक है। जॉन विलियमसन कौन थे, आईएमएफ के एडवाइज़र थे 1970s में, ठीक है। अच्छा, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता गया कि ये जो प्रोग्राम है वो फैलता गया, राइट, और उसने फिर बहुत सारी कंट्रीज़ को फॉरेन डेब्ट्स दिए, उनको कर्ज़े फराहम किए 1970 से 1980s में। अच्छा, फिर ये कहते हैं, अच्छा इस लाइन में ये कह रहे हैं कि ये जो 1990s में इन्होंने ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर ये जो उन्होंने स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम बनाया था, इस स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कब किया था, 1990 में इम्प्लीमेंट किया था डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर। किस वजह से इम्प्लीमेंट किया था कि 1970 से लेकर 1980 के दरमियान में जिन मुल्कों ने उनसे कर्जे लिए थे, उन मुल्कों के ऊपर क्या किया था, उस टाइम पीरियड में उनके ऊपर ये प्रोग्राम लगाया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये प्रोग्राम अब तक चल रहे हैं इस तरह से। इसी तरह से बहुत सारे मुल्कों के ऊपर इन्होंने ये प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करते हैं, और वो क्या पर्पस बताते हैं, वो क्या कहते हैं कि हमने उनकी कंट्रीज़ की इकोनॉमी को इम्प्रूव करना है, जिनके ऊपर ये प्रोग्राम लगाते हैं, और इसलिए हम ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, हम अपनी कंडीशंस बता रहे हैं ताकि वो लोन को जल्दी उतारने की कोशिश करें। इसका पर्पस क्या है इस डॉक्यूमेंट का, टू रिफॉर्म द इंटरनल इकोनॉमिक मैकेनिज्म, ठीक है, जो इंटरनल इकोनॉमिक मैकेनिज्म है ऑफ डेब्टर कंट्रीज इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, उनकी इकोनॉमिक मैकेनिज्म को इम्प्रूव करें, ठीक है, और ताकि वो अपने इन कर्ज़ों को अच्छी तरीके से या जल्दी पूरा कर सकें, जैसे अभी आपको मैंने। अब क्रिटिसिज्म क्या है कि असल में ये जो प्रोग्राम है, ठीक है, जो आईएमएफ का या जो वर्ल्ड बैंक का ये जो प्रोग्राम शुरू किए होते हैं, जो स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम है, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन बताते हैं, इन रियलिटी व्हाट दे यूज्ड टू डू इज़ दैट कि ये न्यू फॉर्म ऑफ रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं। इट इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ कलोनियलिज्म, ठीक है, जिसमें नौबादियाती निज़ाम है कि जी ये अपना कंट्रोल मेंटेन कर रही है या कंट्रोल लेने की कोशिश कर रही है ओवर डिफरेंट कंट्रीज़। और ये क्या करती है, रिक्वायर करती है गवर्नमेंट्स को कि बहुत सारे उसके अंदर उन्होंने पॉइंट्स थे, टोटल उस टाइम पीरियड के उन्होंने 10 पॉइंट्स बताए हुए हैं, जो 1970s में ये जो प्रोग्राम डिवाइस किया था, उसमें से ये मैंने 4 निकाले हैं ताकि आपको ये थोड़ा सा इसका अंदाज़ा हो जाए कि ये प्रोग्राम ये जो इन्होंने शुरू किया ये क्या है, उनका रूल्स क्या थे। फॉर एग्जांपल एक रूल ये है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर देना है, पब्लिक के ऊपर जो खर्चा हो रहा है उनकी सर्विसेज के लिए जितनी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं उसको रिड्यूस किया जाए, ठीक है, पर्टिकुलरली किस में, मिलिट्री के ऊपर एक्सपेंडिचर को कम किया जाए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है वो कम किया जाए, टैक्स रिफॉर्म लाया जाए, ठीक है, किसके लिए, और टैक्स रिफॉर्म के साथ साथ इन्फोर्समेंट भी की जाए, ट्रेड को लिबरलाइज करें, और
जो इंपोर्ट के ऊपर या अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस है इसको कम करें। इंपोर्ट क्या होता है, आप अपने कंट्री के अंदर कोई चीज़ें बाहर के मुल्कों से ख़रीद कर ला रहे हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर टैरिफ्स लगते हैं, जो टैक्सेस लगते हैं उनको कम करें। अब जाहिर सी बात है, अगर हम कोई चीज़ किसी मुल्क से फॉर एग्जांपल और एक्सपोर्ट में जो टैक्सेस लगते हैं, जो दूसरे मुल्क खरीदते हैं उसको टैरिफ कहते हैं ना, टैक्सेस लग रहे हैं, ठीक है, तो वो जो टैरिफ लग रहे हैं, टैक्सेस लग रहे हैं, जिससे हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है या जिससे हम अर्न कर सकते हैं, उसको रिड्यूस करवा रहे हैं। तो दैट शोज़, और एक पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम करना है, मिलिट्री के एक्सपेंडिचर को कम करना है, टैक्स रिफॉर्म लेके आने हैं, तो समटाइम्स दीज आर नॉट इन द फेवर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये एट द एंड किसको बेनिफिट जा रहा होता है, उसी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट जा रहा होता है, डेवलप्ड कंट्रीज को बेनिफिट जा रहा होता है, सही है। इसी वजह से कहते हैं कि इट इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ क्लोनियलिज्म। लार्जर पोर्शंस ऑफ द डेवलपमेंट लोन्स की क्या कहते हैं कि ज़्यादातर ये जो लोन्स हैं, जो डेवलपमेंट से रिलेटेड जो लोन इन ऑर्गेनाइजेशन ने लगाए हुए होते हैं, ये ज़्यादातर कौन ले रहे होते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो ले लेते हैं, ठीक है, या लोकल बिजनेसेस को इम्प्रूव करने के लिए ये लोग ले लेते हैं। तो दैट शोज़ द डार्क साइड ऑफ दैट एस्पेक्ट के, और ऑल्दो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशंस लोन देती हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए, बट सम टाइम व्हाट हैपन्स इज दैट कि ये जो लोन्स हैं, ये पावरफुल लोग भी ले लेते हैं अपनी फर्दर प्रॉफिट गेनिंग करने के लिए, ठीक है, और इल कंसिडर्ड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए ले लेते हैं, ठीक है। वो सही तरीके से प्रोजेक्ट सही तरीके से डिवाइस भी नहीं हुई हुई, प्लान भी नहीं हुई हुई, बस लेकिन उन्होंने क्या करना होता, अपने प्रॉफिट के लिए वो उन लोन्स को ले लेते हैं। और उनका मकसद क्या होता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिनको पास कर्जा है उनकी हालत को इम्प्रूव करना है। और रीज़न क्या है, क्या कहते हैं कि पब्लिक स्पेंडिंग को कम किया जाए, एजुकेशनल ये जो प्रोग्राम्स लगाए होते हैं, जो स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम लोग शुरू करते हैं या जो रूल्स एंड रेगुलेशन लगाते हैं, उसकी वजह से क्या होती है कि हाँ कंट्रीज़ सोशल प्रोग्राम नहीं कर सकती, डेवलप नहीं कर सकती, एजुकेशन अपॉर्चुनिटी को उनको कम करना पड़ जाता है, इन्वायरमेंट डैमेज हो जाता है, पॉवर्टी और बड़े लेवल पे बढ़ जाती है। इसलिए क्या शो कर रही है कि जो नेशनल बजट है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा किस पे वो अपने कर्जे पूरे करने पे लग जाता है, ठीक है। तो दैट शोज कि ऑल्दो द IMF इज गिविंग लोन टू द कंट्रीज बट अंडर सर्टन कंडीशंस एंड दीज कंडीशंस आर नॉट इन द फेवर ऑफ दैट पर्टिकुलर डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप कंट्रीज, ठीक है। और बजाय उसके कि वो उसको मदद करे, लेकिन वो दूसरी साइड पे क्या होती है कि वो उनकी कुछ ऐसी डिमांड्स को फुलफिल कर लेते हैं जो कि कंट्री के लिए इतना ज़्यादा स्ट्रेस। दैट वॉज द थिंग कि जो इसके साथ लिंक है, जो कि है these are the three features, these were the three features of economic globalization। या यू कैन से कि जो इमर्जेंस हुई है नए एक 3 ऑर्गेनाइजेशंस या न्यू एक ट्रेंड्स इमर्ज हुए हैं ग्लोबलाइजेशन के, वो ये थे, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास नंबर 1 था द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ, नंबर 1 वॉज द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड फाइनेंस था, ठीक है, नंबर 2 वॉज द रोल ऑफ ट्रांसनेशनल कॉपरेशंस था, एंड नंबर 3 वॉज द रोल ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस दैट वर द IMF, WTO एंड द वर्ल्ड बैंक। ओके, थैंक यू सो मच।